चलो तो अब इधर देखिए आप लोग बोर्ड पर तक बुगरे। आज ही हमने के अंतिम हुई ई चैप्टर। आज इसको क्या करेंगे? निपटारा। ऑब्जेक्टिव आज कैसे हो जाएगा यार? आप भी ना कमाल करते हैं। चलिए देखिए, तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं ये सब। सबसे पहले जानो कि फुटलूज या स्वच्छंद या तकनीकी उद्योग किसे कहते हैं। अगर पूछ देवे कि स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं या फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं या तकनीकी उद्योग किसे कहते हैं, तो सिंपल लिखना कि वैसे उद्योग जो कच्चे माल पर आधारित नहीं होते हैं, जो कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्वच्छंद या फुटलूज या तकनीकी उद्योग। जैसे कि तुम ले लो जितना भी कम्युनिकेशन वाला है, संचार वाला, हाँ अरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जो तुम्हारा है, क्या उसको कच्चा माल चाहिए बनाने के लिए? तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप पर निर्भर है। हाँ, आपको फ़ोन बन रहा है, फ़ोन के जो किट बनेगा, बॉडी पार्ट बनेगा, उसके लिए कच्चा माल चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, क्या उसको बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत है? तो वैसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसी को हम स्वच्छंद या फुटलूज कहते हैं। और उसमें मुख्य रूप से कौन आते हैं? तकनीकी, आए हाय बदोबती, तकनीकी उद्योग आते हैं। समझ गए? नहीं हो ये हैं, हम भी ना कभी कभी पगलाइए जाते हैं। समझ गए? ये क्लियर हुआ कि वैसे उद्योग जो कच्चे माल पर आधारित नहीं होते उन्हें फुटलूज या स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ये सब उसी में आ जाएंगे। अब हम लोग, हाँ अरे गदहवा कहीं के यहाँ कॉपर के तरफ तू पढ़ रहा है। अरे एकदम मोटा दिमाग है। अब इलेक्ट्रॉनिक में हम वैसे चीजों की बात कर रहे हैं जो अपने लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। अगर थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक दिमाग में कंफ्यूजन कर रहा है तो तुम चुपचाप इसको याद रखो, सिर्फ इसको। इसमें किसी के, इसीलिए तो तुमको हम फेसबुक व्हाट्सएप के दे रहे हैं एग्जाम्पल कि तो भेजा में सही से रहना, तो इन्हें उन्हें गड़बड़ा जाएगा। हाँ, फ्री फायर, पबजी, ये सब चलाने के लिए बताइए कच्चे माल की जरूरत है? नहीं है, कोई कच्चा माल नहीं लगा। ये एक दिमाग का एक इमेजिन करके, अपना कोडिंग करके एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें हम खेलते हैं। समझ गया? अब आ जाओ यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी की, अरे हम बोल ही ना रहे। सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में देखिए। सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये हुआ है दिमाग का खेल। इसमें कच्चे माल के जरूरत नहीं होता है, इसमें दिमाग की जरूरत होता है। जितना है तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा उतने बढ़िया तो इसमें बेहतर कर सकता है। ठीक, तो इसमें उच्च प्रौद्योगिकी ज्ञान की जरूरत होती है और निरंतर उसमें बदलाव होने की जरूरत होती है, शोध होते रहता है। कल जो आपका फेसबुक था, व्हाट्सएप था, यूट्यूब था, गूगल था, आज से 10 साल पहले, क्या आज भी वही फीचर है उसका? आज एडवांस हो गया है, आगे और एडवांस होगा। पहले सिर्फ फ़ोन आया था, फिर फ़ोन में एंड्रॉयड आया, तब आहा मजे आ गया। एंड्रॉयड उसका जान होता है, आत्मा है। जितना भी फ़ोन हम लोग यूज करते हैं सब में एगो सॉफ्टवेयर होता है एंड्रॉयड। अगर वो नहीं रहेगा तो फ़ोन आपका चलवे नहीं करेगा, खुलवे नहीं करेगा। एप्पल में iOS रहता है, iOS ना, हाँ। और लैपटॉप कंप्यूटर में विंडोज रहता है, उसकी आत्मा है वो। समझ गए? तो वो आया, तो एंड्रॉयड फ़ोन आया। एंड्रॉयड में फिर हम लोग को ये नया सॉफ्टवेयर आने लगा, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब यूज करने लगे। और उतनों से पेट ना भरा तो हमने AI लेके आ गए। क्या ये AI अंत है? यहाँ पे रुक गया, अब आगे कुछ नहीं होगा। कोई उससे भी पागल आएगा, कोई उससे भी एडवांस चीज़ बनाएगा, कोई आएगा उससे भी एडवांस। और इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कौशलता की, बुद्धि की, स्किल की, इसकी ज़रूरत होती है। समझ गए? ये पूरा डिपेंड होता है आपके ज्ञान पर, शोध पर, और बार बार उसमें बदलाव किया जाता है। ठीक, तो इसी पे ये निर्भर होता है और इसीलिए इसको हम ज्ञान आधारित उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। ये ज्ञान पर आधारित है।
जो भी कम्युनिकेशन वाला चीज है, आप इंटरनेट वगैरह जो यूज कर रहे हैं वो सब क्या चीज है? ज्ञान के चीज है, समझ गए? तो ज्ञान के माध्यम से वो चलता है। और ये आज के टाइम में देखो तो अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहा है, ये सबसे आगे है। एकदम बैठिए ऑफिस में आराम से एसी में, मजे से काम कीजिए, मजे से पेमेंट लीजिए, कोई धूप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमने के आर्थिक चीज में, आर्थिक ढांचा में कहो, देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। आज तो धीरे धीरे आगे निकल रहा है, निकल चुका है, सबसे ज्यादा यहीं से जीडीपी की प्राप्ति हो रही है। ठीक, अब जब ये जीडीपी बढ़ेगा, हमारा आय बढ़ेगा, तो हमारा जीवन शैली भी ये प्रभावित करेगा, उसमें बदलाव आएगा। हमारे जो पापा हैं, दादा हैं, जो जिस प्रकार के जीवन जीते थे, क्या हम वही जी रहे हैं? हमने के छोटा बच्चा जितना बेहतरीन मोबाइल फोन चला लेता है, उतना तो हमने के पापा के ना चलावे आता है। दादा के तो साइडे कर दो, एक छोटा बच्चा 5 साल के उससे बेहतर चला लेता है। क्यों? उसका दिमाग उसी लेवल पे काम कर रहा है, उसी जनरेशन का है, नया का है 5G के। और हमारे पिता किसी और जनरेशन के हैं, तो उनके समझ से थोड़ा वो बाहर है, उनको सीखने में टाइम लगता है, समझ गए? इसमें उत्पादन क्या होता है, किसको हम इसमें रखते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक में जो बिजली के सामान बनता है, जिसके माध्यम से विचार एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसी को हम कम्युनिकेशन में रखते हैं। तो इसमें देखो ट्रांजिस्टर बनता है, टेलीविजन, टेलीफोन, पेजर, रडार, फिर टेलीकॉम है, लेजर है, कुछ जैव प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष के जो भी सैटेलाइट वगैरह है, उपकरण है, वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब बनते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझ में आता है? मेरा फोन है, फोन के स्क्रीन को हम सीधे याद रखना है, जिस चीज को तुम छू सकते हो वो है हार्डवेयर, जिसको तुम छू नहीं सकते हो वो है सॉफ्टवेयर। अभी हम यहाँ स्क्रीन पे टच कर लिए, ये क्या हो गया? हार्डवेयर है, ये इसका हार्डवेयर है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर में जाके, इधर यहाँ पे, ये सब सॉफ्टवेयर है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। एक यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का आइकॉन है जिससे हम पहचाने, इसको आप हाथ में नहीं ले सकते हैं, इसको हम ऐसे उठा के हाथ में ले सकते हैं। क्या इसको हम हाथ में ले सकते हैं? तो ये सारी चीजें जो है, ये जितना अंदर रखा हुआ है, काका खुले लगा रहे, ये सब क्या चीज है? ये सब सॉफ्टवेयर है। अभी जिस हम बोर्ड पे तुमको पढ़ा रहे हैं वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ये जो पढ़ा रहे हैं तुमको किस पे पढ़ा रहे हैं? नोट प्रो पे पढ़ा रहे हैं ना। ये नोट प्रो क्या चीज है? सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसमें जो डिस्प्ले लगा हुआ है, ये बॉडी पार्ट जो है, या बाकी के जो भी चीजें हैं, जो इसमें तार लगा हुआ है, यूएसबी केबल वगैरह वो सब दिया है, वो सब क्या चीज है? हार्डवेयर है। हम अपने मोबाइल में बात करें तो मोबाइल का बॉडी पार्ट, स्क्रीन, इसका कैमरा, इसका किट, ये सब हार्डवेयर है। लेकिन उसके अंदर जो यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, बाकी के जो ऐप्स हैं वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो इन सब चीज़ों को इसी में बनाया जाता है। इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। बताओ यूट्यूब कौन सी है? हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर? समझ गया? आगे देखिए, इसका उत्पादन अगर भारत में बोले, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ है जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का काम होता है, तो सबसे ज़्यादा मान लो एक बेंगलुरु में, फिर इसके बाद मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ, ये सभी जगह हैं जहाँ पे इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ है, सबसे ज्यादा, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली एक जगह है अमेरिका में जहाँ पे सॉफ्टवेयर वाला काम सबसे ज्यादा होता है, और उसी के जैसा होता है हमारे भारत के बेंगलुरु में। तो इसको भी सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। देखो लिखा हुआ है, कहाँ यहाँ लिखा हुआ है, देखो, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। सबसे ज्यादा यही सब बनता है, और इसको सिलिकॉन नगर के नाम से भी जानते हैं। सिलिकॉन नगर कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक, तो वैसा ही यहाँ भी काम होता है। जैसे जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहते हैं, वैसे ही इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। समझ गए? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। जब भी ये तुलना करते हैं, इसका मतलब है कि इस नाम का कोई जगह है कहीं पे, किसी देश में जहाँ पे वो काम ज्यादा, जैसे मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, वहाँ पे कपड़ा ज्यादा बनता है, वैसे ही कपड़ा कहाँ बनता है? अहमदाबाद में, तो उसको मैनचेस्टर कहते हैं।
सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर काम ज़्यादा होता है, वैसे काम होता है बेंगलोर में, तो बेंगलोर को हम वही नाम दे देते हैं। वैसे जमशेदपुर वाला तुमको बताए थे, जो भी खनिज ये सब वाला काम होता है लौह उद्योग ये सबके, तो बरगिंघम में सबसे ज़्यादा होता है लौह उद्योग वाला काम। और ऐसा ही काम कहाँ होता है? हमारे जमशेदपुर में, तो इसको भारत का बरगिंघम कहते हैं। समझ गए? तो ये चीज है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा और उच्च आंकड़े संचार पर सुविधा प्रदान करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर वाला जो काम करता है, तो पूरा फैक्ट्री लाइन से रहता है, तो उसको एक साथ पार्क कह देते हैं। यानी वहाँ लाइन से तुमको खाली वही मिल जाएगा, खाली सॉफ्टवेयर वाला काम हो रहा है। तुम बेंगलोर चल जाओ ना, या हैदराबाद चल जाओ, लाइन से तुमको खाली IT कंपनी मिलेगा, यही सब काम करे वाला। और यहाँ पे एक ही साथ आपको पूरा मिल जाता है। वही यहाँ लिखा गया है एकल विंडो सेवा, एक ही खिड़की पे सब काम, मतलब एक ही जगह आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, हर तरह के डेटा आपको मिल जाएगा, आपको और बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस उद्योग का प्रमुख महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ये रोजगार दे रहा है, और जितना लोगों को रोजगार मिला है उसमें 30% तो महिलाएं काम कर रही है, यानी महिलाओं को भी काम कर ये उपलब्ध करवा रहा है। अब मेरी बहन जो है वो कहाँ काम करती है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, टॉप 3 में वो है। हम चेक किए थे तो तीसरा नंबर पे वो आता है। ये नाम है विप्रो नाम की कंपनी है। तुम गूगल पे सर्च करना कि भारत के 10 सॉफ्टवेयर कंपनी टॉप 10, उसमें तीसरा नंबर पे अभी कुछ हाल फिलहाल में हम चेक किए थे तो तीसरा नंबर पे है, तो उसमें काम कर रही है, और भी कई लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो उस तरह से यहाँ पे ये लोगों को रोजगार भी दे रहा है। आज यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्ति करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। जितने भी भारत में कंपनियां हैं, ज्यादातर विदेशी कंपनी है। जब वैश्वीकरण आया, उदारीकरण, निजीकरण आया, तो विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया गया, आइए। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले कंपनी भी आए हुए हैं। कई सारे लोग होंगे, तुम बेंगलोर चल जाओ, वहाँ के जिंदगी अलग तरह का तुमको मिलेगा। वहाँ पे लोग रात की ड्यूटी जाते हैं, दिन में सोते हैं। अब जो अमेरिका के कंपनी में काम कर रहा है, तो अमेरिका और हमारे यहाँ अंतर है। जब हमारे यहाँ दिन है, अभी वहाँ का है, वहाँ रात है अमेरिका में, क्योंकि वो जस्ट हमारे नीचे है। तो अगर हमारे यहाँ दिन है, इधर दिन है, तो इधर का होगा रात, और अगर इधर दिन तो इधर रात। तो अमेरिका का ऑफिस दिन में खुलेगा कि रात में? तो वहाँ अपना दिन में वो खोलेगा, तो यहाँ का हो जाएगा। तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रात में काम करवाती है, तो दिन में सोता है, रात में जाके ड्यूटी करता है। और कई सारी तो ऐसी हैं जो 24 घंटा काम करता है। आप आधा रात के भी फोन करते हैं, कॉल लग जाता है। वो कॉल इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑफिस में बैठ के कोई काम कर रहा है, आपके कॉल को कनेक्ट कर रहा है। समझ गए ना? तो काम नहीं होगा। तो शिफ्ट बढ़ जाता है, 8-8 घंटा के 3 को चलेगा, 24 घंटा हो जाएगा। 8 घंटा आप करके चल गए, 8 घंटा वो किया, 8 घंटा वो किया। कोई के दिन में मिला, कोई के रात में मिला, कोई के भोर में, कोई के दोपहर में हो गया। ऐसे करके 24 घंटा लगातार काम चलते रहता है। जी नहीं, कनेक्ट कौन करेगा आपका फोनवा एकरा से ओकरा से? कैसे पता चल जाता है तुमको कि बिजी है? जैसे ही आप कॉल लगाएंगे तो ऑफिस में कॉल जाता है, वहाँ कनेक्ट करेगा तो नहीं, तो पहले ही से कहीं बात कर रहा है, तो आपको मैसेज आ जाएगा उधर से फोन पर कि बिजी है। तो फोन के कैसे पता कि बिजी है? और यहाँ पे फोन होते रहता है, तब घून घून वो कनेक्ट कर देता है, तोरा बता रहा है कि व्यस्त है, और वहाँ पे घून घून करते रहेगा। उठा लिया तो ठीक है, कौन 2 कॉल को जुड़वाता है? इसको कौन ओके करेगा? तो ऑफिस में कई सारे काम होते हैं। आप ऑफिस में कॉल कर दें, हमारा ये समस्या है, तो 12 बजे रात के फोन करो, फोन उठ जाएगा। कोई काम कर रहा है तब ना, समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पे ये काम कर रहा है। और अर्थव्यवस्था में चूंकि ये जो चीजें हैं ये नॉलेज से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आपके पास अगर ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप इस क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हैं। और आज के टाइम में आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य पूरे तरह इसी पे डिपेंड होगा। जिसको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, नहीं रह पाइएगा सही तरीके से, अपना जीवन सफल नहीं बना पाइएगा। तो इसकी जानकारी आपको बेसिक होना चाहिए, कोर्स समझ के नहीं, आपको ऐसे भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप फोन वगैरह ये सब यूज करते हैं तो धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी। आज तो AI के ज़माना है, आप उसी से सीख सकते हैं। कम से कम बेसिक नॉलेज इन सब चीज़ों के बारे में आपको होना चाहिए। समझ गए? उसके बाद आ जाइए तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग। यह हल्का उद्योग में आता है, क्योंकि इसमें बनने वाले जो कच्चे माल होते हैं वो भी हल्का होते हैं, और जो बन के तैयार होता है वो भी
हल्का ही होता है, इसलिए इसको हम हल्का उद्योग के रूप में रखते हैं। और ये लुधियाना, लखनऊ, कलकत्ता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत, शाहदरा, ये सब जगह है जहाँ पे इसके फैक्ट्रियाँ हैं, इसके उद्योग हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा पूरे राज्य में है, पूरे देश में ये फैला हुआ है, मुख्य रूप से इन जगहों पे है। मेरठ, मुरादाबाद, देखो ये सब वो शहर है जहाँ पे कपड़ा बनता है। कपड़ा दो तरह के, एक होता है होजियरी और एक होता है रेडीमेड। एकदम बनल बनावल गए, जींस लिए पहने चल दिए उन्हीं से ससुराल, कोई दिक्कत ना है। मोटा ताजा हेल्दी है, शर्ट लिए पहने चल दिए। अब हमारा ऐसा आदमी के पहले फिर दर्जी से भेंट करे पड़ा है कि तनी एन्ने से काटा, तनी एन्ने से काटा, शर्ट बड़का हुई थे। हमार जल्लू भाई चल जाए, नीरा सर चल जाए, पहने सोझ हो गए। घर से गए, दुकान में गए, खरीदे, पहने, निकल जाइए, हो जाता है। तो वो होता है रेडीमेड, एकदम रेडी मेड, बन के एकदम तैयार है, पहनिए और जाइए। इसका मतलब होता है जो हम लोग मोजा पहनते हैं, सॉक्स, गंजी पहनते हैं, दस्ताना, ये सब जो पहनते हैं उसको हम होजियरी कहते हैं। वो भी बना बनाया होता है, वो भी क्या होता है, रेडीमेड होता है। यहाँ से गली मोजा, चल ना बाजार में ले ली है, एक गली बाजार में हो एगो मोजा दो, निकली कितना 30 रुपये, बे मर दे 20 रुपये में दाना ना, ना बचत है, चलो 25 रखा, पहन लिए, जूता लगे, चलो पार्टी में। ये सब होता है रेडीमेड, बना बनाया, समझ गए। अब है सौंदर्य प्रसाधन, ये है महिलाओं के लिए। काले लोग करिया के गोर बनावे वाला, ठीक, इसका भी उद्योग है। और ये आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है। ये लिपस्टिक गजरा वाला जो फैशन है, अब बाल में गजरा, ये आज के नहीं है, प्राचीन काल से चलते आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपस्टिक के साक्ष्य मिला है, ठीक ना। लिपस्टिक लगा ले, काजल लगा ले, गहना पहना ले, तो उसी दौरान से चलते आ रहा है। आप लोगों के लिए विशेष है। इसमें आता कोची कोची है, जैसे साबुन काहेला लगा वहा कि मैल छोड़ा के एकदम गोड़ हो जाए। करिकन आदमिया आ लड़कियन ता भर दिन मुँहमा दहिया रगड़ता रहा है, करियठे 4-4 बार नहीं आया है, रहा है करिए। आइनक देखा है तो एक बात कहे कि तनी सुनाओ गोड़ रहती है। हम कोई के बीतल बात बता रहे हैं। एगो करिए लड़का हमारे से कहा ना, हम कहली कि आइनक देखे तो का फीलिंग आब हो। जैसे हम अपन पहले बतैली कि हम ऐनक देखे तो लगे ना कि तनी आँख बाहर रहे, तनी गाल उठल रहे, थोड़ा सा हेल्दी रहती, थोड़ा सा ज़्यादा ना मोटा भैंस न होला है, थोड़ा सा। तो कहते कि हम देखा ही तो लगा है ना कि हम नाटा रह जाती लेकिन गोर रहती, कि करिया लगे, मुँह में देखे के मन न करा है। तो साबुन वेला न लगाते हैं जी, साफ सुथरा होने के लिए। तेल कि आजकल ठंडा के दिन है तो चित्ती चित्ती हो जाती है, तेल लगा लिए एकदम चिकन चिकन रहा, ठीक। ये तो ज्यादातर लड़की सब लगा हुआ है। ये तो एकदम आजकल ना कुछ थर्ड जेंडर लड़कनो है, वो सब लिपस्टिक लगाता है। सीरियल देखी है, सीरियल, और सीरियल में जो लड़का दोनों ओकर ओठ देखी है, सब पिंक पिंक ओठ लाली लगेले रहते हो, लड़को लगा रहा है। शहरवन वाला डिब्बा के दूधवन पियलकन है, अरे ओकर तो है ये पूरा ही श्रृंगार लड़को लगाता है। तो लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये लड़कन के ससुराल में ज्यादा लगा है। ओकरा पता है कि लगे थे। नेल पॉलिश होता है ठंडा, सूतल है तोरा लगेगी यार, रंग तो जैसी नाखून में या पैर में लगेगा तो ठंडा लगता है, ठंडा से नींद टूट जाता है, लेकिन आवित रहता है मजा। ऐसे करित रह, आप पूरा गोड़ हाथ रंगवा के रेडी। नीरा सर तो बैठ के रंगवा हथिन, कह के कि साली है ना, हाँ तो रंग द ना, घरे देखाम। ऐसे ऐसा तो लोग है, ठीक। उसके बाद ज्वेलरी, गहना गुड़िया, नौलखा हार, ठीक। ये इतनी को काने है, इतना को लटकले रहते हो, यहाँ ले कान लटक के नीचे आ जाए। उसमें भी जोन रंग के कपड़ा है, वह रंग के चूड़ी, वह रंग के नेल पॉलिश, वह रंग के कान में के, नाक में के, होठ, यहाँ तक कि इहो पर से लगा हुआ है। ऐसे आंखा बंद करके काज ने कुछ पेंट कर, भौआ पर लगा हुआ है, आँखिया पर लगा हुआ है। हमनी के मम्मी तनी गो में ऐसे धरा हल, ऐसे गोदी में पार दे हल, आँखवा से चीर के एगो ऊपरे आ एगो यहाँ आ एगो यहाँ, कि बाबू के नजरियो न लगे।
ये लोग क्या लगे फैशन चली थी, ये सब हाई पर लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ, हाँ हाई पर, यहाँ पे उनको तो इसी से बड़ा से 1 घंटा कर देता, तो इसे ब्याह शादी में ज्यादा दिखता हूँ, और लड़की के पहचाने लो ब्याह शादी में तो के फार्मूला है, मुंह मत देखो कर, गोड़ देख नीचे और फिर ऊपरे देख, अब मैचिंग कर, असली रंग नीचे दिखाई देते हो, क्या कि गोड़ के तो कोई ना एथी करा हुआ है मेकअप, सब खाली मुंह के कर ले, हाथ भी देख सकता है, हाथ से भी पता चलेगा कि कौन कलर के है, उसके बाद दिमाग में इमेजिनेशन करो, यहाँ से ओकर प्लास्टर कर जाओ कि अगर कौन रंग है, और प्लास्टर करके मुंह पर ले जो, और दिमाग में इमेजिनेशन करके कैसन है, ठीक। अगर यहाँ से ना पता चलते, कोशिश कर कैसों कर गोड़ देख ली, पैर खाली दिखाई दे देवे के चाहिए, चाहे ब्याह शादी के टाइम बताऊ, लड़की के फोटो बताऊ, तो मुंह मत देखिए, सीधे ध्यान दे दे मुंह पर, बड़ी सुंदर है, अरे वो स्टूडियो में बना दे सुंदर, देखे लग तो कर गोड़ देख, लड़कियों तेज है, यहाँ ले लुगा पहन ले, जमीन में ले ठेक वाला, अब देख कहाँ तू देखे वे, आना तो ऐसा पहन ले मोजा लगा के ना, दिखेबे ना करे, एक ऐसा एक क्या करे प्रति भिखारी के, मुंह पर मेकअप, नीचे बड़का को साड़ी पहन ली है, दिखाइए ना देवे। और देखिए क्या होता है, अब देखो ये सब चीज बनता कहाँ कहाँ है बुआ, मैसूर जो है वो चंदन से बना हुआ जो भी चीज होता है उसके लिए वो फेमस है, सेंट गमकौआ राजा जी के लिए जौनपुर फेमस है, हमारे नाम सब बदनाम करके धैले रहा है, अपन हस्बैंड से मांग हमरे से मांगे थे, बताओ तो मेहरारू हमारा मारत की ना, खुशबूदार तेल जो होता है वो कन्नौज में सबसे ज्यादा बढ़िया बनता है, बढ़िया साबुन के लिए मुंबई फेमस है, पुणे फेमस है और कलकत्ता है, बाकी जगहों पे भी बनता है, लेकिन ये सब नामी जगह है किसी चीज खास के लिए। कैसे हम कहते हैं बनारसी साड़ी, बनारस के साड़ी फेमस है, भागलपुर के रेशमी साड़ी फेमस है, का और कहीं नहीं बनता है, बनता है लेकिन वहाँ के फेमस है, वैसे ये सब चीजें समझ गए। गहना गुड़िया जो कहा उसके लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल, जयपुर ज्यादा फेमस है, समझ गए। उसके बाद ये खिलौना उद्योग, ये भी पुराने टाइम से ही चलते रहे, प्राचीन काल से ही हमने के सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के खिलौने बने हुए मिले हैं, तब से चलते आ रहा है, ठीक। और ये काफी लोगों को रोजगार भी देने का काम करता था, फिलहाल नहीं कर पा रहा है। उसका वजह ये है कि आज चीन और जापान जो खिलौना बना रहा है उसके सामने भारतीय खिलौना नहीं टिक पा रहा है, उस सबके खिलौना कम में बढ़िया, आकर्षक और मजबूत होता है, तो हम लोग बाजार में जाते हैं, वो बढ़िया लगता है, उसी को खरीदते हैं। अब मट्टी के ट्रक कौन खरीदते ही हो, लकड़ी के सब प्लास्टिक वाला खरीद ले है, ज्यादा चले चैन ऐंठ के छोड़ दो अपने से जा है, हमने के लकड़ी वाला रही तो में कांटी दे के बांध के रस्सी से खींचे पड़ा है, ठीक। तो उसके सामने हम लोग नहीं टिक पा रहे हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक खिलौना भी आ रहा है, रिमोट वाला, ऐसे एंटीना में लेके जाइत रहा, तो उन सबके सामने हमारा जो खिलौना उद्योग है वो नहीं टिक पाया है, और ये काफी क्या कहते हैं उसको, कठिनाइयों से गुजर रहा है, समझ गए। लेकिन फिर भी कई सारे शहरों में ये काम चल रहा है, भारत के लोग भी उस तरह के खिलौना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने के शिव काशी, बनारस, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, भोपाल में इस तरह के चीजें बनाने के काम हो रहा है। उसके बाद है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। आपका पूरा उद्योग खत्म, अब समझिए हमने के अर्थव्यवस्था में इसका योगदान क्या है। तो देखो बुआ, अगर आज के टाइम में उद्योग को हटा दो तो राष्ट्रीय विकास में बाधा आ जाएगी, क्योंकि दूसरा नंबर पर अगर शुरू से ही देखो तो कोई सबसे ज़्यादा अगर हमारे जीडीपी में योगदान करता है तो कौन है, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में आता है निर्माण उद्योग। जब कृषि ऊपर था तब भी दूसरा पर यही आता था, आज जब सेवा क्षेत्र ऊपर हो गया है फिर भी यही है, यानी ये दूसरे नंबर पे है शुरू से ही, तो ये अच्छा खासा योगदान करता है। आज के टाइम में जब वैश्वीकरण के टाइम आ गया है तो हम अपने वस्तुओं को दूसरे देश में भी भेज रहे हैं, और दूसरे देश में भेजे, मान लो हम यहाँ से कोई सामान बेचे अमेरिका, तो अमेरिका से क्या मिलेगा हमको, डॉलर। अब जैसे वहाँ से $1 मिलेगा, यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, 90 रुपया, तो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो ये भी इसका एक फायदा हो रहा है। अब जब पैसा बढ़ रहा है तो काफ़ी हद तक हम गरीबी की समस्या को भी कम कर
पा रहे हैं, पूर्णतः खत्म नहीं किए हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको कम कर रहे थे। ये भी इसका फायदा है। जनजातीय क्षेत्रों में जब औद्योगिक विकास कर दिया जाता है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता है, उनका जीवन स्तर बेहतर होता है और वो हमारे समान होने लगते हैं। उनके बीच जो असमानता है, हमारे उनके बीच वो असमानता खत्म होने लगती है। तो वे भी योगदान कर रहे हैं। आज कहा जा रहा है कि हमनी के जितना भी जीडीपी है उसमें 17% इसका योगदान है। 100 रुपया कमाते हैं तो 100 में 70 रुपया कहाँ से आता है? निर्माण उद्योग से आता है। तो इतना ज्यादा ये योगदान कर रहा है। समझ गए हूँ? आता ना नीचे कैसे चल गई हो। आगे देखिए, अब आइए वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्या ये नहीं बता सकता है? हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में तो हम पढ़ा ही दिए हैं। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पे अच्छा प्रभाव भी पड़ा है और बुरा भी प्रभाव पड़ा है। अच्छा प्रभाव में कहा जाता है कि कई सारी विदेशी कंपनियां आ रही है, हम विदेश के चीज़ों को आसानी से हम घर बैठे खरीद सकते हैं। कई सारी कंपनियों के आने से उन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ा है और उस कंपटीशन में हमारे पास हजारों चॉइस हैं। जो पसंद होगा वो लेंगे और अपने मनपसंद के दाम पर लेंगे। तो ये फायदा हुआ है। नुकसान में क्या हो गया है? हमारे यहाँ के जो उद्योग हैं, खास करके जो कुटीर और लघु उद्योग हैं, वो ये कंपटीशन में नहीं टिक पा रहे हैं। उन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो बंद होने के कगार पे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं या जो निरक्षर हैं, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ फायदा ये है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको हाई लेवल की नौकरी मिल रहा है, ऊंचे स्तर की नौकरी मिल रहा है, लाखों करोड़ों का मिल रहा है। उसको क्या कहते हैं? उसको पैकेज 1 साल के करोड़ों में कमा रहा है। सुंदर पिचाई भारत के हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, करोड़ों का पैकेज उनको मिल रहा है, कमा रहे हैं भर भर के। तो दोनों चीजें हो रही है। वैश्वीकरण का हमारे अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव भी पड़ रहा है और बुरा प्रभाव भी हो रहा है। देखो, वैश्वीकरण लाया गया। वैश्वीकरण में होता क्या है? दुनिया भर के अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ देना, यही तो वैश्वीकरण कहलाता है। इसके माध्यम से क्या करते हैं? आयात निर्यात के वस्तु में खुली छूट होता है। जितना आयात निर्यात करना है कीजिए, सीमा शुल्क कम कर दिया जाता है, पूंजी का मुक्त प्रवाह होता है। जितना आपको लगाना है पूंजी हमारे यहाँ लगाइए, फैक्ट्री खोलिए, उद्योग खोलिए। तो ये सारी चीज़ें की जाती है और इससे हमनी के इस चीज़ को पूर्ति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। क्योंकि अगर आपको विकसित होना है तो इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। लेकिन फिर वही है, इसको आगे बढ़ाने के लिए वो क्या किया? हम लोगों ने उदारीकरण और निजीकरण को भी अपनाया। कब? उदारीकरण निजीकरण की नीति कब अपनाई गई? 1991 में। ठीक, तो ये सब काम भी किया जा रहा है ताकि हम इसमें बेहतर कर पाएँ। लेकिन दूसरी तरफ इसका बुरा प्रभाव भी है। बुरा प्रभाव भी हम तुमको बता दिए। ये सब इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। ठीक, तो दोनों चीज़ें हैं। अब ये खत्म होता हूँ। शुरू कखनी हो लिए 6:30 से पढ़ी थे तो 9:30 पढ़ वही ना हो। तो हमारे पहला घंटी हॉल। अब आगे देखो, ये तीनों चीज हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। उदारीकरण किसे कहते हैं? तो उदारीकरण वो आर्थिक नीति है जिसमें सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रण, लाइसेंस और प्रतिबंधों को कम या समाप्त कर दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? उदारीकरण करते हैं। और ये क्यों करते हैं? उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उसको स्वतंत्र करें ताकि लोगों के बीच कंपटीशन बढ़े और हमको ज़्यादा ऑप्शंस मिले और जो भी सुविधाएं वो हमको प्राप्त हो। ठीक, गाड़ी तो फैक्ट्री से ई कोचिंग वैसे ही चल जाएगा बिना लाइसेंस के, तो ले लेंगे, इन साल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। निजीकरण में क्या होता है? तो वही जो करवाएंगे ना वही हमर हो जाएगा। वही है टैक्स, जो पैसा लगेगा ना तो 2-3 साल के लिए होगा, फिर उसका रिन्यूअल कराना होगा तो वही में पैसा लगता है, वही टैक्स है। अब जब बड़ा हो जाएगा तो फिर दबा के लगेगा। ज़्यादा कमा रहे हैं तो ज़्यादा लगेगा, कम कमा रहे हैं तो कम लगेगा। हाँ, अब 10 लाख 20 लाख के महीना में लगे तो 18% लेगा सरकार ठोक के दैन्य। समझ गए? अभी जाओ चलाओ, जीवन यापन करो। ठीक, उसके बाद देखिए निजीकरण का है। तो निजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें सरकारी उद्योग सेवाओं को हम किसी निजी व्यक्ति को, किसी निजी संस्था को दे देते हैं। जब इसको देते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम निजीकरण करते हैं। ये क्यों देते हैं? कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए और सरकार अपना बोझ कम करना चाहती है उसके लिए।
हाँ, पानी के निजीकरण, तो वहाँ लड़ाई हो गया था, क्योंकि जो कंपनी आएगा वो सीधे पहला उसका टारगेट क्या रहेगा, हमको अपना मुनाफा कमाना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में बता ही दिए हैं। वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखती है उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखल है वही लिखल है, लेकिन थोड़ा सा बदल के है, जो भूगोल के किताब में है वो बोला है। आप बस वही लिख दीजिए कि वो ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखते हैं उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। नीचे 4 एग्जाम्पल डाल के इत्यादि कर दीजिए, 2 नंबर आपका हो गया। हाली कैसे कीजिए। अब देखो बुआ, इन उद्योगों के फायदे के साथ साथ नुकसान भी है। नुकसान क्या का है सो देखो, इससे निकलता है प्रदूषण, पॉल्यूशन फैलता है, यही इसका नुकसान है। जब हम निर्माण उद्योग का काम करते हैं तो इसमें आर्थिक व्यवस्था में सुधार के साथ, विकास के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ता है, पर्यावरण का भी यहाँ पे विनाश होता है। और ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रदूषण फैलाता है। ठीक, कौन कौन? वायु, जल, भूमि और ध्वनि। सबसे पहले ये वायु प्रदूषण। जब उद्योग हम लगाते हैं तो उसमें से धुआं निकलेगा और धुआं मिल जाता है हमको वायुमंडल में, और हमारा वायु हो जाता है प्रदूषित। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब मिल जाता है। वही सब आगे चल करके हमारा नुकसान करता है। अगर इसको आप ले रहे हैं तो आपको दम घोट हो जाएगा। इसको दम घोट गैस भी कहते हैं। इस गैस के बीच में आपको छोड़ दिया जाए तो आपको दम घुटने लगेगा, क्योंकि आसपास ऑक्सीजन नहीं है। तो आपको चाहिए क्या चीज? ऑक्सीजन। आपको धुआं में, जब हम कभी धुआं में खड़ी रहो, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, महसूस किया है? जहाँ लिट्टी लगावे लगे या दाह जो रहा धुआं हुआ तो सांस लेने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है? वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म, वहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब आप उसको जब लीजिएगा तो आपको शरीर को तो चाहिए नहीं, वो फेंक देगा उसको कि हमें ना चाहिए, हमारा ऑक्सीजन दे। ऑक्सीजन तो दे ही नहीं रहा है, तो घुटन महसूस होने लगता है। तो निकल के भागते हैं बाहर, धुआं से बाहर करते हैं, अब के ऑक्सीजन गेलू अंदर। मान लो वहाँ ऑक्सीजन ना मिले तब घुट घुट के मरेगा। अभी दिल्ली में वही हाल हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये भी उसी तरह के गैस है जो वायुमंडल को पूरा प्रदूषित कर देता है। इस सब के माध्यम से जब हम CO2 सब जब लेते हैं, अगर ये चला गया, ये जाएगा तो दम घुटेगा। और अगर CO2 चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जा करके आपके रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, उसी को नष्ट कर देगा। हीमोग्लोबिन खत्म, तो रक्त का घूमना फिरना वो खत्म, पूरे बॉडी में जो संचार कर रहा है वो खत्म। और जैसे ही वो संचार खत्म, आपको आएगा हार्ट अटैक, मर जाएगा बिना मौत के। ठीक, तो फायदा भी है और नुकसान भी है। CO2 अगर है तो CO2 से आपको आंख में जलन, दम्मा, खांसी, फेफड़ा के रोग, सिर दर्द, चक्कर आना जैसा बीमारी। अच्छा हाँ, SO2 है तो ये सब बीमारी हो सकता है। ये गैसें जीव जंतु, पेड़ पौधा सबको प्रभावित करता है, खाली मनुष्य को नहीं, मिट्टी को भी प्रभावित करेगा, पेड़ पौधा को भी, बाकी के जीव जंतु हैं, वायुमंडल सबको प्रभावित करता है। सब पे ये अपना बुरा प्रभाव डालता है। हाँ जी, वो कचरा जब जल में जाएगा तो वहाँ के भी ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। वो पानी पीजिएगा तो उससे भी आपको हैजा के बीमारी उठ जाएगा। ठीक, कि हैजे उठ जाते, समझ गए? जो जीव जंतु उसमें हैं उन सबको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। अब कचरा मिला दिया, ऑक्सीजन की मात्रा खत्म, तो वो लोग भी घुट घुट के मर जाएगा। तो पढ़ो ना यहाँ जल प्रदूषण में, आ जाओ ना। जल प्रदूषण को जैविक और अजैविक दोनों ही स्रोत हैं। जो जल प्रदूषण होता है उसमें कुछ जैविक हैं। जैविक मतलब जैसे गाय भैंस सब मर गया, आदमी मर गया तो जरा दली, फेंक दली गंगा जी में, पूरा गंगा को प्रदूषित कर दिया, वो पानी पीने लायक रहेगा? खराब हो जाता है। और अजैविक में होता है जैसे कचरा वगैरह जो हम डाल देते हैं, घर के बाहर ना डाल देते हैं, तो पानी का हो जाता है, खराब हो जाता है। तो दोनों है। कोयला, रंग, साबुन, कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक के वस्तु, रबर, ये सब वो चीजें हैं जो मुख्य रूप से जल को प्रदूषित कर रहे हैं। इसके अलावा कागज के लुगदी, कागज फेंक दे, रसायन, पेट्रोलियम, तेल शोधन, सलाइज या चमड़ा उद्योग है, इन सब चीज़ों से जो पानी निकलता है, तो गंदा पानी निकलता है और सब पानी जाके मिलता है साफ खुला में, और उसको भी क्या कर देता है? गंदा कर देता है। इन फैक्ट्रियों से जो पानी निकलता है वो ठंडा नहीं होता है, गर्म पानी होता है। अब बिना ठंडा क्यों, डायरेक्ट उसको वो गिराया जाता है कहाँ? नदी में। तो एक तो कि पानी के गंदा किया, गर्म गिरता है तो वहाँ के पानी को भी गर्म कर देता है। एक चीज़ और होता है, गर्म होता है तो ऑक्सीजन जो है वो गैस का होता है, गर्म होने पर गैस ऊपर उठता है, तो ऑक्सीजन तो सब उसमें से निकल गया। तो जो उसके अंदर मान लो मछली है, मछली या तो मरेगा प्रदूषण से,
या तो मरेगा गर्मी से, या तो मर जाएगा ऑक्सीजन के कमी से। क्या कि जब पानी गिरता है तो ये तीनों काम करता है, पानी को प्रदूषित भी करता है, ऑक्सीजन भी खत्म कर देता है और गर्मी से भी उसको मार सकता है। तो इतना सारा नुकसान ये करता है, समझ गए। तो ये इसके नुकसान है। प्रदूषण जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है जिससे जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बता दिए। अगर आप गंदा जल पीते हैं तो इससे आपको सबसे पहले तो हैजे के बीमारी उठते, हाँ, फिर पेचिस हो जाएगा, टाइफाइड, बड़ा खतरनाक बीमारी है, पीलिया हो जाएगा। तो ये सब बीमारी होता है, ये बच के रहियो। फिर है ध्वनि प्रदूषण, जहाँ उद्योग होता है, मशीन लगा रहता है, लगल ही वहाँ स्कूल के सामने एगो, आधा रात के एक बार चालू करता है, शुरू में तो सबके डरा दे हले, ठीक। तो ध्वनि प्रदूषण का मतलब होता है वैसा ध्वनि जो तोर कान पसंद नहीं करता है, वही है ध्वनि प्रदूषण। डीजे पर मजा आ रहा है लेकिन वो भी ध्वनि प्रदूषण काम करता है। तुमको मजा आ रहा है, कोई हार्ट अटैक वाला आदमी के सामने बजा दो ना, मर जाएगा बेचारा ऐसे ही, ठीक। तो ध्वनि, अब यहाँ पे मान लो कोई आरा मशीन लगा रहा है, तो मिलवा में चाहे चल जाओ, अगर बगल में आरा मशीन रहता है हालत खराब कर देता, मारेगा हाँ हाँ कर कर। तो जो कर्कश वाली जो आवाज़ होती है वो हमको क्या करता है, वो प्रदूषण का, हम मेरा दिमाग, आपका दिमाग डिस्टर्ब कर देगा, समझ गए। तो ध्वनि दो प्रकार के होते हैं। एक ध्वनि जो होता है ना तुमको डिस्टर्ब, शांत कर देगा, जिसको हम संगीत कहते हैं। अब गाना को सुनिएगा तो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है, आपको शांत कर देता है, एकदम रिलैक्स फील करिएगा, क्योंकि एक सही टोन में बज रहा है, मधुर आवाज में बज रहा है। वही कोई नीरज सर जैसे व्यक्ति दे दिया जाए तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। अरे हमरा ऐसा व्यक्ति को दे दिया जाए तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नीरज सर सब कुछ में आगे रहते हैं ना, तो इहो में तो आगे रहेंगे। तो देखिए, जो शोरगुल वाली ध्वनि होता है उसी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे मान लो जनरेटर चल रहा है, ई ऊ आदमी है, जनरेटर चले रहते ना तो सलेंसरा भी जा कैसे कहे बढ़िया लगे थे, और उहे के चक्कर में धुआं लगलक के करिया हो गए। पापा कहते हैं कि लड़का में गोड़ हले, ये धुआं खाए वाली आदमी है, समझ गए। उसके बाद अगर खराब मशीन है तो उसका जो आवाज निकलता है, सुन ब्याह शादी के माहौल है, बढ़िया से गीत बजित है कि पत्तल पे भात ना छोड़ाना जी के होता ना है, भाई भाई एक बार माइक करता है के, ओका लगता है मर्द जल्दी बंद कराओ, तब तक ठीक लगित रहता है कि खाइत रहा, सुनित रहा, खाइत रहा। एक जब के सुकून करता है, 1 मिनट अगर के कर दो ना तो कितना आदमी पगला जाए, 10 सेकंड के अंदर में सबके हालत खराब कर देता है। जखनी के करना शुरू करता है तो वो आवाज़ हमको पसंद नहीं है, वही है ध्वनि प्रदूषण, समझ गई। तो ये सब चीज़ है, हॉर्न है, लाउड स्पीकर है। हमारा शहर काहे नहीं पसंद है, उसका एक वजह ई है, ई पी पा टी टा। हम आ रहे थे पटना एयरपोर्ट से, हम उस दिन नोटिस किए थे, सगुना मोड़ तक बुआ हम देखें, 1 सेकंड ऐसा नहीं था ना कि पी पा हमारा सुनाई न देवे, एकदम नोटिस करके आ रहे थे कि कितना देर पे बजा है। एगो बंद होते होने से एगो पी टी टा, वो कहाँ 4 व्हीलर में थे उसमें उतना सुनाई दे रहा है, ऊपर से जाम, नरकोला जिंदगी, चारों पट्टी नली के पानी भरल है। आज शहर में रही थी, थू ऐसा शहर के जिंदगी पर आगे इतना मैंने कचरा के ढेर लगावल है। हमारा सब जाला कहो जाओ ना कि पटना जाला है तो समझ के हमार नानी मर गेलो, हमारा आत्मा न करता है पटना जाके, अब बिहटा जाके आत्मा नहीं करता है। यूँ उसने हो गया, यहाँ वहाँ धूड़ी उड़ता है, जाम लगता है, जाके मन नहीं करता है, तो हमने एकदम शांति। तो शहर को तो हम छोड़ दिए, शहर भी हमारा नहीं छोड़ रहा है, सब चुट्टैनी में आ रहा है। अब ये सब जितना जमीन खरीद ले उस समय बिल्डिंगे ना बनेगा, फिर हम नहीं बुढ़ौती ले नरक देख लेंगे, रहवा हमने शहरे में। अब देखो बुआ, अगर शोरगुल ज़्यादा हो तो क्या होगा, आप बहिरा हो जाइएगा, ठीक, कान के चदरे फाड़ देगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, तुरंत पन हो जाएगा, कोई के मार दे तराक सुकून, नींद की कमी हो जाएगा, सो नहीं पाइएगा, और नींद की कमी से फिर आपको चिड़चिड़ापन, एकदम सुस्त रहेगा, फिर नींद के कमी से 1000 रंग की बीमारी होता है, वो होगा। तो ये सब इसके, हाँ, ये सब इसका नुकसान है।
तापीय प्रदूषण अभी हम बता दिए हैं, जो उद्योग सबसे गर्म जल निकलता है बिना ठंडा किए हुए जो नदी तालाब में छोड़ दिया जाता है, तो इसी से फैलता है तापीय प्रदूषण, जो जीव जंतुओं को, जो सूक्ष्म जीवाणु उन सबको मार देता है। हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक भी हैं और लाभदायक भी हैं, कुछ जो है वो लाभ के काम करते हैं, कुछ जो है वो हानि काम करते हैं। तो जो लाभदायक हो तो गए, परमाणु संयंत्र सब जो है, इससे जो अपशिष्ट निकलता है, कचरा निकलता है, सब मिला देते हैं और ये सब हमको क्या करता है, बीमारी फैलाएगा। कारखाना से जो निकलता है पानी, वो सब क्या करेगा, आपको चर्म रोग, कैंसर, जन्मजाति लंगड़ा, लुल्हा, काना, कुतरा बना देगा, आपको अकाल प्रसव हो जाएगा, ये खास करके लड़कियों में होता है। ठीक, तो ये सब चीजें आपको बीमारी हो सकती है। जो उम्र है प्रसव के 12 से 14 साल, वो पहले भी आपको शुरू हो सकता है, या जो 28 दिन का चक्र है वो कभी भी हो सकता है। ठीक, तो ये सब चीजें इसमें हो जाता है। भोपाल गैस त्रासदी देखिए क्या है, ये घटना मुख्य रूप से माना जाता है 3 दिसंबर को, क्योंकि ये हुआ था 2 दिसंबर के रात के, तो इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, 3 दिसंबर में। हुआ क्या था कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहाँ पे वो फैक्ट्री था। फैक्ट्री क्या चीज के था, खाद और कीटनाशक दवा बनाने वाला। इसमें यूनियन कार्बाइड नाम के एगो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम के एगो गैस का रिसाव हो गया था। समझ गई। भोपाल में, मध्य प्रदेश में एक जगह है भोपाल, वहाँ पे एगो फैक्ट्री है जो खाद ये सब बनाने का काम करता है। वहाँ पे एक रखा हुआ था गैस जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइट। आधा रात को अचानक से वो लीक हो गया। अब इसमें 2 बातें हैं, एक कहा जाता है कि ये लीक हुआ है और एक कहा जाता है कि ये लीक करवाया गया था अमेरिका के द्वारा। अब जो भी बातें हैं, लीक हुआ था और इस गैस के वजह से 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, हजारों लोग इसके प्रभाव में आ गए थे। तो इसी को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 2 क्वेश्चन जरूरी है, सब्जेक्टिव के लिए पूरा जरूरी है। पूछ देगा भोपाल गैस त्रासदी क्या था, तो आपको यही बात लिखना है इतने। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को। दूसरा पूछेगा भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस रिसाव हो गया था, तो वह है मिथाइल आइसोसाइनाइट। 9th में भी पढ़ाए थे। ठीक, अब प्रदूषण को हम कंट्रोल कैसे करें, तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उद्योग को वैसा जगह पे स्थापित कीजिए जहाँ पे जनसंख्या ये सब ना हो, तो उसका कम प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सही ईंधन का प्रयोग कीजिए। जैसे तेल से ज़्यादा प्रदूषण निकलता है तो गैस का प्रयोग कीजिए। कोयला के उससे भी ज़्यादा निकलता है, सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है, कोयला से कम निकलता है तेल, तेल से भी कम निकलता है गैस। तो आप सही ईंधन प्रयोग कीजिए, उससे भी हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक, वही यहाँ बोल रहे हैं कि कोयले के स्थान पर आप तेल कीजिए, तेल ना तो आप, आज देखो प्रदूषण जब बढ़ गया है, दिल्ली में एक भी गाड़ी ऐसा ना होगा जो तेल से चल रहा है, सब CNG कर दिया क्योंकि उससे पोल्यूशन कम होगा, तो वो किया गया है। ठीक, जो प्रदूषित जल है उसको नदियों में छोड़ने से पहले उसका पुनर्चक्रण करके उसको सफाइया करके तब छोड़िए। लेकिन कोई कंपनी वाला नहीं करेगा, इसमें फालतू के पैसा बर्बाद होता है, उसको इससे कोई बचत है नहीं, तो वो करता नहीं है पैसा बचाने के चक्कर में। अगर हम ये काम किए तो हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। ये करने के लिए 3 चरण से इसको गुजरना होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बस प्राथमिक में क्या होता है, आपको इसमें पानी में पूरा छटैया, पेसैया, निराधना, गंदी को ये सब तले में बैठाना, हटाना, ये सब काम किया जाता है। दूसरा में कुछ जैविक प्रक्रिया अपनाया जाता है, कुछ रसायन सब मिला करके उसको फिर अलग किया जाता है। और इन सारी प्रक्रियाओं को करके पानी को साफ करके ठंडा करके आप उसमें गिरा दीजिए। लेकिन कोई उद्योग वाला ये काम नहीं करता है। अगर ये करे तो हम इस प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक, मिट्टी या भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या काम करना है, आप कूड़ा कचरा हर जगह नहीं फैलाइए, एक निश्चित जगह पे रखिए, इससे बचा सकते हैं। ठीक, उसके बाद कूड़े कचरे का निपटाना भूमि भरकर द्वारा कर सकते हैं, उसका निपटारा कर दीजिए। आजकल तो यह किया जा रहा है कि उसको काट के एकदम बुकनी बुकनी करके रोड इस सब में डाल के उपयोग कर दिया जा रहा है, तो ऐसे करके कर दीजिए, कचरा भी साफ हो गया। ठीक, इसका पुनर्चक्रण भी होता है, जैसे बोतल ये सब जो है, जो प्लास्टिक वाला, तो उसको हम दोबारा रिसाइकल करके उपयोग कर सकते हैं, तो वो काम कीजिए, तो उससे हम इन सब चीज़ों को बचा सकते हैं। औद्योगिक अवशिष्टों में मृदा की गुणवत्ता प्रभावित करने वाले पदार्थों का परिशोधन कर दीजिए। जो उद्योग से निकल रहा है कचरा, पानी, वो मिट्टी को प्रभावित करने वाला है, तो उसको साफ कर दीजिए और साफ करके तब वो पानी को गिराइए। तो ये सारी चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण से बच सकते हैं। समझ गए।
तो यही इतना था आपका, यह चैप्टर खत्म हुआ। कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कर लेंगे।